हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप बीए प्रोग्राम कर रहे हों, बीकॉम कर रहे हों या फिर एमए कर रहे हों, कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, तो ये सभी बच्चों के लिए होने वाली है। स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है, पर हाँ, ये हेल्पफुल सभी के लिए होने वाली है। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि बीए के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी स्टडी तो कर लेते हैं, बट उन्हें सही तरीका नहीं आता कि किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। किस तरह से एग्ज़ाम में अपने पेपर को अटेम्प्ट करें या अपने पेपर का उत्तर दें, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जिसकी वजह से वो जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, जितनी भी अच्छे से स्टडी कर लें, वो उसका आंसर सही वे में नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी जो परसेंटेज होती है या मार्क्स होते हैं वो डाउन चले जाते हैं और फिर उसके साथ में उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन चला जाता है। ये सबसे बड़ा इशू होता है। देखिए, आपने भी ये चीज़ कभी ना कभी फेस करी होगी कि आपका फ्रेंड या आप लोग दोनों एक साथ स्टडी कर रहे हैं, बट जिसमें से आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, आपका फ्रेंड या आपकी जो फ्रेंड है वो इतने अच्छे से स्टडी नहीं करती, बट जब रिजल्ट आता है तो उनके एग्ज़ाम में नंबर आपसे ज़्यादा होते हैं, बट आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करते हो। पता है क्या डिफरेंस है यहाँ? यहाँ डिफरेंस जो लिखने का तरीका होता है उसमें आता है, क्योंकि जो लिखने का तरीका होता है एग्जामिनर उससे जज करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर सबसे पहले उसी को चेक करता है, उसी से फिर वो आगे वाले। अब देखिए, अगर आपको भी एक दिन में 20 कॉपीज चेक करने के लिए दे दी जाए और 20 कॉपीज जिसमें 20-20 पेज लिखे हों, क्या आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करोगे फिर नंबर दोगे? आपका भी जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनका काम ही ये होता है कि इतनी सारी एग्ज़ाम शीट्स जो होती हैं उनको चेक करना, तो सभी के क्वेश्चंस को डीपली जाकर पढ़ना, ये तो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए क्या करते हैं एग्ज़ामिनर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसी के बिहाफ़ पर, या ये कहें उसको अच्छे से रीड आउट करके उसी के बिहाफ़ पर आगे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें नंबर दे दिए जाते हैं। पर हम लोग क्या है, ये चीज़ नहीं समझ पाते। स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उनके जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं या परसेंटेज है वो अच्छी नहीं बन पाती। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, ताकि अब आप जब एग्ज़ाम दें तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ। क्योंकि देखिए, अगर आपने क्वेश्चंस याद कर लिए हैं, सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए हैं और आपको क्वेश्चन लिखना नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए, बिना देरी करे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, किस वे में आप अच्छी तरीके से अपना जो आंसर है उसको बना सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको वो भी बताऊँगी जिस क्वेश्चंस के बारे में आपको पता है और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी उन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता है, और जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको आता ही नहीं है, फिर भी आपको वो अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में, आप चाहते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो किस तरह से करेंगे? देखिए, पहले जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके बारे में हम जानते हैं, दूसरा टाइप होता है जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन, यानी जिन क्वेश्चंस को हम जानते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन क्वेश्चंस को हम जानते हैं, सबसे पहले हम उसके परिचय लिखेंगे, यानी जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहले आपको परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना होगा। थोड़ा-सा जो हमारे विश्व युद्ध था उसके बारे में, मित्र राष्ट्र कौन थे और धुरी राष्ट्र कौन थे, इनके बारे में आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप परिचय में लिख सकते हैं। और परिचय या इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से बाकायदा हेडिंग डाल के आपको लिखना होता है, ठीक है? फिर होती है परिभाषा, यानी जो हमारी डेफिनेशंस दी गई होती हैं थिंकर्स द्वारा, क्योंकि देखिए, जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं या जो हमारी बुक्स होती है उसमें बहुत सारे थिंकर्स के बारे में हमें बताया जाता है। बहुत सारे जो थिंकर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन हमें या परिभाषा हमें दे रखी होती है, तो हमें वो परिभाषाएं यूज़ करनी होती हैं। वो इसीलिए होती हैं ताकि हम उनकी जो परिभाषाएं हैं वो यूज़ कर सकें। जैसे कि जे.एस. मिल हो गए और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपकी बुक्स में दे रखा होता है, तो हमें उनके जो थिंकिंग है या परिभाषा है उनको यूज़ करना होता है। तो सेकंड पॉइंट में हमेशा हमें परिभाषाओं का यूज़ करना है, ठीक है? एंड थर्ड पॉइंट होता है हमारा डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट जो होता है, ठीक है? डायग्राम या फ्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है? देखिए, जो डायग्राम होता है या फ्लो चार्ट होता है वो एक प्रकार का नहीं होता। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपके दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए कि क्वेश्चन के
अकॉर्डिंग आप किस तरह से अपना डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक तरह से एग्जामिनर को आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर आप जो लिखेंगे उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी एकत्रित कर देता है, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। इस तरह से मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद में आप पेपर के बीच में, ओके, ऐसा नहीं है कि साइडों में बना रहे हैं, आपको ये मिड में बनाना है। फिर उसके बाद में ऐसे बादल करके कुछ बना सकते हैं। फिर उसके बाद में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रमुख कारण कौन से थे, तो विजय होने के इस तरह से एरो निकाल के एक कारण हम लिख सकते हैं राजनीतिक, ठीक है। दूसरा हम यहाँ लिख सकते हैं सामाजिक, ठीक है। तीसरा हम यहाँ लिख सकते हैं सैन्य, और चौथा हम या पांचवा हम इस तरह से सारे ही जो क्वेश्चंस हैं या ये कहें जो सारे ही पॉइंट्स हम आगे कवर करेंगे उनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर को क्या पता चल जाता है कि हाँ, आगे इस आंसर में इस बच्चे ने ये पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर उसके बाद में आप इन्हें भूमिका में हेडिंग वाइज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर एक हेडिंग बनाएंगे, जैसे कि अगर हम सैन्य की बात कर रहे हैं, सैन्य की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद में इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सैन्य या फिर राजनीतिक या सामाजिक जो भी हमारे कारण रहे हैं उन सब की हेडिंग बनाएंगे और प्रॉपर फिर लिखना शुरू करेंगे। इससे क्या हो गया, एग्जामिनर को पहले ही फ्लो चार्ट के माध्यम से पता चल गया कि ये जो स्टूडेंट है ये इन पॉइंट्स को कवर करने वाला है, जिससे वो बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और पूरा आंसर पढ़े ही बिना आपके जो हाईलाइट्स पॉइंट होते हैं उनको समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है हमारा लास्ट में जो आलोचना होती है, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो उसकी आलोचना ज़रूर करनी चाहिए हमें। उसके बारे में क्या, उसके बारे में सही या गलत जो चीज़ें हैं वो हमें थोड़ी सी बतानी चाहिए आलोचना डाल के। आलोचना में सिर्फ हमें बुराइयां ही नहीं बतानी होती, उसकी अच्छाइयाँ भी बतानी होती हैं। तो आलोचना में हम दोनों ही पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। एट द लास्ट हमें लिखना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी और कंक्लूजन में ऐसा नहीं है कुछ अलग से लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन में कुछ और लिखा है, कंक्लूजन में कहीं और से लिख दिया, ये चीज़ गलत होती है। कंक्लूजन आपने जो क्वेश्चन में लिखा है उसी का थोड़ा सा पार्ट आपको कंक्लूजन में लिखना होता है, ओके। यही हमारा निष्कर्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंक्लूजन का थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो आप क्वेश्चन में लिख रहे हैं उसी के अनुसार या फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका निष्कर्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है निष्कर्ष बिल्कुल अलग जा रहा है, बिल्कुल भी ये वाली गलती मत कीजिएगा। और उसके बाद में लास्ट में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आपका पूरा ही एग्ज़ाम हो जाए और आपके पास लग रहा है आपको कि आपके पास टाइम है, तो आप उसको सेल्फ रीड करिए, कहीं आपने कोई मिस्टेक या कहीं आपने कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया। और जो जो हाईलाइट पॉइंट हैं, यानी आपके जो क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए नीचे। इस तरह से आप क्वेश्चन के नीचे लाइन काट सकते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होगा जैसे ही वो उस क्वेश्चन पेपर को देखेगा उसको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट्स जो हैं ये मेन है। तो उसी के बेस पे वो पूरा अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे को कहाँ तक नॉलेज है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है वो एक दिन ही ये चीज़ करते हो, नहीं, वो कई साल से एक ही चीज़ कर रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है। वो बच्चे की आंसर शीट देख के ही बता देते हैं कि इस बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी होगी, ये कितना पानी में है, कितना ये पढ़ने वाला है। तो एग्जामिनर को कभी बेवकूफ़ मत समझना कि आप कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वालों की, यानी अभी हमने बात करी फर्स्ट क्वेश्चन वालों की जिन्हें अच्छे से आता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आता है। देखिए इसके अंतर्गत आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने कोई सा भी क्वेश्चन ले लिया और उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, नहीं। जो आपका बेस्ट क्वेश्चन हो पहले रीड आउट करो, चाहे 2 मिनट ले लो, चाहे 5 मिनट ले लो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, पर उसे अच्छे से पढ़ो, ताकि जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन रीड आउट करेगा और उसी से फिर वो जज कर लेगा कि आपने आगे क्या लिखा होगा, आप किस लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करके लिखना है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वालों की कि अगर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तो उसको कैसे बनाएं। अब क्योंकि ऐसा तो नहीं है हर क्वेश्चन हमें आता हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम अटक जाते हैं किसी क्वेश्चन में। करने हमें 5 क्वेश्चंस हैं लेकिन हमें 4 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता। अब एक क्वेश्चन के लिए क्या करें भाई, कैसे अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन को। तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है, किस तरीके से,
तो हमें क्वेश्चन इस टाइम अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है सेकंड, ये हमारे क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है और उसी को हमें ढूंढना होता है। किस तरह से, देखिए हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, या प्रमुख कारण क्या है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। परिचय डाल के या फिर थोड़ी सी डेफिनेशन डाल के परिचय डाल देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध पूरी पृथ्वी का, या ये कहें विश्व का सबसे भयावह युद्ध है। अब देखिए, कॉमन सी बात है, युद्ध के बारे में बात हो रही है तो भयावह तो होना ही है। बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होना है, जान मान की हानि भी होनी है, आर्थिक संकट भी आना है। युद्ध हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। तो आपको वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या पूछ रहा है, मित्र राष्ट्रीय के बारे में। मित्र राष्ट्रीय कौन थे, युद्ध में दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्रीय जो कि विजय हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह से मित्र राष्ट्रीय के बारे में थोड़ी सी लाइन बताएंगे और पहले आप डालेंगे पूरी ही हेडिंग। किस तरह से, मित्र राष्ट्रीय डाल के आपको ये पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है, यानी पूरी तरीके से हेडलाइन करना है, तब लिखना है मित्र राष्ट्रीय के बारे में। इतना करेंगे, फिर उसके बाद में आप एक और हेडिंग डालेंगे जो कि आपकी होगी विजय के कारण, यानी ये वाली आप हेडिंग बनाएंगे। देखिए, आपने क्वेश्चन में से ही अभी तक 3 हेडिंग बना दी हैं। अब हम डालेंगे विजय के कारण क्या थे, तो विजय का कारण डालेंगे, पूरा प्रॉपर लिखेंगे विजय का कारण, फिर उसके बाद में उसका हेडलाइन करेंगे। शुरू की 3-4 लाइनें जो होगी वो आपको बिल्कुल परफेक्ट लिखनी है। बिल्कुल परफेक्ट क्या, बिल्कुल ऐसे कि हाँ, एग्जामिनर को ना पता चले कि आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल एक सजग व्यक्ति की तरह, ऐसा नहीं है बच्चों की तरह बस लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा सजग आपको यहाँ बनना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब देखिए, विजय के कारण पूछ रहा है। अगर आप ही युद्ध करने लग जाओ, आप ही अपने फ्रेंड से लड़ने लग जाओ या फिर किसी और से लड़ो, तो आपके लिए क्या ज़रूरी होगा, शक्ति और जो आपके बल होंगे और जो आपके संबंध होंगे। यानी आपके संबंध बहुत ऊंचे अधिकारियों से हैं तो आप क्या धमकी दोगे, अगर मुझसे लड़ाई करी तो मैं देख लूंगा, ये बोलोगे आप, या ये कहोगे कि मेरा संबंध उससे है मैं बता दूंगा। तो जो हमारे मित्र राष्ट्र थे उनका संबंध किससे था, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अमेरिका के कारण, क्योंकि ये भी तो एक विजय का कारण था। तो अमेरिका के कारण, युद्ध युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, हथियार। हथियारों के कारण, हथियार तो हैं पर चलाने की गुणवत्ता नहीं है तो भी तो इंसान हार जाएगा। तो अच्छी गुणवत्ता के कारण, ये सभी कारण हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और अभी तक आपने जो भी सारा लिखा, उसके बाद में देखिए, जो आप पॉइंट्स बना रहे हैं उससे पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए कि युद्ध के विजय के कारण, इस तरह से करके जो जो कारण आपको बनाने हैं। एक साथ दिमाग में नहीं आ रहा, विजय के कारण लिख के छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको पॉइंट्स या फिर लाइनें काट के छोड़ देने, जैसे जैसे आपके दिमाग में आए लिखते चले जाइए और अपना आंसर भी हैंड टू हैंड लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट आपका बचेगा निष्कर्ष। एंड इस तरह से आप अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। जो आपको आता भी नहीं होगा आप उसे भी इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज़ होती है जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, कॉमन चीज़ है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसने कुछ, जैसे ये क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो गया या मुझसे गलत राइटिंग हो गई, एग्जाम लिख रही थी मुझसे ये क्वेश्चन गलत उतर गया, तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से इसको रफ कर देते हैं या फिर इस तरीके से कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जामिनर जैसे ही देख उसकी सबसे पहले नज़र उसी चीज़ पर पड़ती है। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। अगर आपका कुछ पार्ट गलत हो गया है, या ये कहूँ पूरा ही, अगर मैं ये कहूँ कि मुझसे ये गलत क्वेश्चन उतर गया, तो मुझे इस पर इस तरह से लाइनें नहीं काटनी है या घिचड़ पचड़ नहीं करना, डायरेक्टली इस तरह से 2-3 लाइनें काटनी है, जिसकी वजह से एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा ये चीज़ गलत है, ठीक है। या फिर ये कहूँ कि लिखते टाइम पे मुझसे कुछ गलती हो गई, तो कुछ बच्चे, जैसे कि मैंने ये राष्ट्रीय गलत लिख दिया, मैं इसको मिटाना चाहती हूँ, मिटा तो सकती नहीं हूँ, मैं इसको हटाना चाहती हूँ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, जो कि गलत तरीका होता है। इस तरीके से करने से क्या होता है, एग्जामिनर की नज़र में वो सबसे पहली चीज़ें आती है, जिसकी वजह से बैड इम्पैक्ट पड़ता है और एग्जामिनर सोचता है इस बच्चे को तो लिखना ही नहीं आता, कितनी कटिंग कर रहा है, और बच्चों की तरह हरकतें हैं, क्योंकि ये बच्चे वाली हरकतें होती हैं। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, अगर सिंपली आपसे मित्र या फिर ये कहें राष्ट्रीय गलत हो गया है, तो सिंपली एक लाइन काटनी है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है। हम लोग क्या सोचते हैं, एग्जामिनर को दिखानी है और उसने गलती से ही पढ़ लिया। अरे क्यों पढ़ लेगा, लाइन खड़ी है ना, दैट मीन्स वो समझ जाते हैं कि हाँ ये वर्ड गलत है। तो
ऐसी लाइन काढ़िए कि एग्जामिनर जब पढ़े तभी उसे दिखे दूर से, या फिर ये शो करने की गलती मत कीजिए कि हाँ हमने ये मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है और आपके जो नंबर होते हैं वो भी कट जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी ही टिप्स, सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो कि किस तरह से हमें आंसर लिखना चाहिए या किस तरह से हमें आंसर प्रिपेयर करना चाहिए, कि हमें किस तरह से आंसर लिखना चाहिए या हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको ईज़िली सारी चीज़ें बता दूँगी। ओके, एंड आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएँगे, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती हुई हूँ, तो आप उनकी भी स्टडी मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके भी एग्जाम आने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एंड देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके फ्रेंड्स के लिए भी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये सिली मिस्टेक ना करें और आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से पास हो पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।